हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। रैंक के बारे में हमने जान लिया था और उम्मीद करता हूं कि आप भी रैंक लाने के लिए दिल से जुड़ गए होंगे। हमने ये देख लिया था कि रैंक किसे कहते हैं, कोई सा भी मैट्रिक्स हो तो उसमें रैंक कैसे फाइंड की जा सकती है। आपने देखा कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हो उसमें से आपको माइनर्स निकालने हैं, मतलब सब मैट्रिक्स निकालने हैं, सब मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट हमें पता करने हैं, जिसे हमने इन शॉर्ट नाम दे दिया माइनर्स। समझ में आता है सर? ओके, तो रैंक की डेफिनेशन भी क्लियर थी, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं सर हमें रैंक की डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही, तो भाई रैंक क्या होती है वो तो समझ में आ गया ना, खत्म कहानी। भाई डेफिनेशन में आने से पहले तो हम रैंक समझ लिए थे कि रैंक क्या होती है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब ये बात तो क्लियर हो गई कि सर यदि रैंक को निकालना है, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड करना है तो सर माइनर्स बनाने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है। लेकिन माइनर्स बनाने में ये मेथड कोई इजी मेथड तो नहीं है कि नहीं? इजी मेथड क्यों नहीं है अभी आप समझेंगे मेरी बात को, ठीक है। एक जनरलाइज तरीके से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपने लिखा है A1 A2, ये एक जनरल मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं। पूरा रोड मैप एक बार फिर से देख लेंगे इस मेथड का, कि इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं। टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स हम क्या करने जा रहे हैं, अब वो आपको एक मैप की तरह, फ्लो चार्ट की तरह हम डिस्कशन करेंगे। देखो, ये आपके पास एक बाय डिफॉल्ट इन जनरल मैंने 4x4 का मैट्रिक्स लिया हुआ है। अब इसमें से क्या सिलेक्ट करेंगे? हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर सिलेक्ट करेंगे। नाउ माइनर इज डिटरमिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स, स्क्वायर सब मैट्रिक्स जो आप यहां से चुनेंगे, या क्लियर है, माइनर वर्ड ही मैं यूज करूंगा। तो अब हाईएस्ट ऑर्डर माइनर यहां से निकालेंगे। स्टेप क्या है? टू फाइंड आउट द रैंक, द स्टेप्स आर, है ना, स्टेप्स टू फाइंड आउट रैंक, स्टेप्स टू फाइंड आउट रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। आपको क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर का चूज करना है। कौन? हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर चूज करिए सबसे पहले, ठीक है। आपने हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर चूज कर लिया। अब आपको क्या करना है कि ये जो हाईएस्ट ऑर्डर का आपने माइनर चूज किया है, यहां पे जैसे कि 4x4 का है, हाईएस्ट ऑर्डर का 4x4 का है माइनर। अब आपने क्या करना है? आपको निकालना है डिटरमिनेंट, या जो माइनर है ऑब्वियस सी बात है, डिटरमिनेंट आप निकालोगे उसका, ये आपने चूज कर लिया, एंड डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो फिर क्या? फिर आंख मिच के लिख देना है कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट 4। सीधी बात है। इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब जो माइनर आपने सिलेक्ट किया वो वेनिश ही नहीं हो रहा, वो नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो माइनस यदि आ जाता है तो उसका ऑर्डर ही सिस्टम की रैंक हो जाती है। ओके, लेकिन दूसरी कंडीशन हो सकती है, और वो ये कि इफ ए आपका 0 हो जाए, डिटरमिनेंट ये ए है आपका, जो भी माइनर आपने सिलेक्ट किया वो मैं ले रहा हूं, ठीक है। ये ए मत समझ जाना, चलिए इसे कुछ और नाम दे देता हूं, आप कंफ्यूज नहीं होगे। इसे बी नाम दे दिए, चलिए। इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब तो ये समझ में आ गया है कि रैंक इज नॉट इक्वल टू 4। तो अब यहां से फिर आपके सामने कंडीशन बनती है, और वो कंडीशन क्या बनती है? इसके बाद क्या करना है हमें? हाईएस्ट सिलेक्ट, समझ रहे होंगे आपके बाद, सिलेक्ट माइनर्स, ऑल माइनर्स ना, सिलेक्ट ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3x3। हमें स्क्वायर का ही सिलेक्शन करना है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सिलेक्ट माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3x3। ओके, सिलेक्ट कर लिया। नाउ सिलेक्ट करने के बाद कितने सिलेक्ट होंगे वो तो हम देख लेंगे कि कितने सिलेक्ट होंगे भाई साहब। मान लो सिलेक्ट भी करना हो तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कि कितने सिलेक्शन हो सकते हैं। 4c3 गुणा 4c3। किसी को कोई पंगा है क्या जी?
अरे किसी भी प्रकार की दिक्कत इस फॉर्मूले में नहीं है सर। तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 गुना 4 यानी कि 16 माइनस निकलेंगे। नाउ आउट ऑफ 16 माइनस इफ एटलीस्ट वन डिटरमिनेंट इज नॉट, या एटलीस्ट वन माइनर इज नॉट 0, कोई एक भी यदि नॉन जीरो हुआ, एटलीस्ट वन माइनर। अब माइनर का मतलब आप समझ ही गए हो कि डिटर्मिनेंट की बात करेंगे। एटलीस्ट वन माइनर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि यदि एक भी माइनर 0 नहीं हुआ, देन सिंपल बोलेंगे कि रैंक इज द ऑर्डर ऑफ दैट माइनर, दैट इज 3। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, इफ ऑल, आपने जो भी चूज किया, इफ ऑल माइनर्स आर 0। ना ध्यान रखें माइनस का मतलब डिटर्मिनेंट है। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, दिस इंप्लाइज रैंक इज नॉट इक्वल टू 3। अब नाउ यू कैन इमेजिन दिस मेथड कितना घातक हो जाएगा ये, कि मान लो 4x4 का एक मैट्रिक्स आ जाए गेट एग्जामिनेशन में और उसकी रैंक 2 हो, तो इसका मतलब 4x4 का माइनस भी 0 आएगा, और तमाम 16 मैट्रिक्स 3x3 के वो भी 0 आएंगे। तो भाई तुम गेट एग्जाम दे रहे हो या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हो, यूनिवर्सिटी की भी एग्जाम दोगे तो 16 माइनस फाइंड करके उनका डिटर्मिनेंट जो निकालोगे सारे 0 आएंगे भाई, यदि इसकी रैंक 2 है तो ये तो मेथड आपको गंजा कर देगी भाई। यस और नो, रैंक तो दूर की बात, कहानी खत्म हो जाएगी आपकी। समझ रहे हो ना बात? तो इसीलिए ये बड़ा कंबरसम हो गया मेथड। तो हमारे पास अच्छी मेथड्स भी हैं, उनकी चर्चा करेंगे। पहले इसका फ्लो चार्ट पूरा बना लेंगे भाई। रैंक इज नॉट इक्वल टू 3 ये पॉसिबल हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, हम सिलेक्ट, इसके बाद सिचुएशन क्या आ गई, सिलेक्ट ऑल माइनर्स ऑफ 2x2, सिलेक्ट ऑल माइनर्स ऑफ 2x2 या 2x2। कितने सिलेक्शन हो जाएंगे, क्या आप मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं सर। 4c2 गुना 4c2 एंड दिस इज इक्वल टू 4 गुना 3 इफ आई एम राइट, सो 144 माइनस निकल के आ सकते हैं। ओ भाई वाट लगने वाली है। 4c2 4 गुना 3, हाँ 144 इफ आई एम राइट, यस 144 माइनस सिलेक्शन होंगे। और अब कंडीशन फिर वही, क्या कंडीशन है, ध्यान से देखिए, यही कंडीशन, इफ एट लिस्ट देन रैंक इज इक्वल टू 2। लेकिन इफ ऑल, जो कि हम फाइंड ही नहीं कर सकते, भला यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या जीवन की एग्जाम हो 144 नानी याद आ जाएगी। इफ ऑल माइनर्स आर 0, if all minors are 0 then rank is not equal to 2। रैंक अब 2 होगी ही नहीं। तो अब क्या, इसके बाद फिर से हम माइनर को सिलेक्ट करेंगे जी। और कौन से माइनर को, ये फॉर्मूला मैंने सही लिखा है ना, 4 में से 2x2 कहाँ सही लिखा है यार, 144 ही होने चाहिए। ठीक है, फिलहाल सिलेक्ट ऑल माइनर्स ऑफ 2x2। नाउ सिलेक्ट ऑल माइनर्स, सिलेक्ट ऑल माइनर्स ऑफ 1x1। ठीक है, नाउ 1x1 के कितने माइनस सिलेक्शन हो सकते हैं, 4c1 गुना 4c1। तो यार इसकी वैल्यू 4 है, ये कुछ गड़बड़ हुआ है यार, 4c2 की वैल्यू ये नहीं होती। हाँ गड़बड़ हो गया है, तो इस गड़बड़ को पहले ठीक कर लें। 4c2 की वैल्यू होती है 4 गुना 3 डिवाइड बाई 2 गुना 1,
है ना। और सेम हियर 4 गुना 3 डिवाइड बाई 2 गुना 1, तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 से 2 बार कट जाएगा, 36 माइनस निकलेंगे, है ना, 144 ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, 4C1, सो यहाँ 16 माइनस हमें निकलेंगे हमारे पास 1/1 के। ओके, कंडीशन ये है अगेन कि इफ, कंडीशन क्या हो गई बेटा, इफ एटलीस्ट 1 माइनर is non-zero, then rank is equal to 1, or if all zero, then rank is not defined, क्योंकि 1 से नीचे रैंक नहीं होती। ओके, if all zero then think कहाँ से आ गया भाई, then rank not defined, but for mathematically use we can take it 0. yes, in mathematics हम इसे 0 से लिख देंगे, बट ये डिफाइन नहीं होती एक्चुअली। तो आपके पास यदि कोई नल मैट्रिक्स आ जाए, नल मैट्रिक्स दिया और उसकी रैंक पूछ ली जाए, तो आप आँख मीच के यदि नॉट डिफाइंड ऑप्शन अवेलेबल है तो उसे सिलेक्ट कीजिए, और यदि नॉट डिफाइंड है ही नहीं और 0 है तो 0 सिलेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, इतनी कहानी क्लियर है आपको, कैमरे में क्लियरली विजिबल है? हाँ, बिल्कुल क्लियरली विजिबल भी है। ठीक है सर, इतनी ये फ्लो चार्ट है, ये सब कुछ है, तो हमारी वाट लगा सकता है, लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है। तो अब क्या करें, तो अब हम दूसरी मेथड में जाएंगे जो कि हमारी गेट की मेथड है, और जिसे हम गेट में यूज़ करेंगे। ठीक है साहब, रो एचलॉन नाम तो सुना होगा ना? हाँ, उसी मेथड से अब हम रैंक की चर्चा करेंगे। लेकिन वो चर्चा करने से पहले हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस देखने हैं, क्योंकि रो एचलॉन फॉर्म को यूज़ करते टाइम आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज़ करेंगे टू सिंप्लीफाई द मैट्रिक्स, और उसके बाद रो एचलॉन फॉर्म से एकदम बेहतरीन तरीके से हम रैंक फाइंड कर सकते हैं। रो एचलॉन फॉर्म में रैंक क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए कि दिस इज द नॉर्मल मेथड, और नॉर्मल मेथड सिर्फ देखने के लिए है, करने के लिए नहीं। लेकिन जानना भी इसका जरूरी था, क्योंकि रो एचलॉन फॉर्म को जानने के बाद कई मौके ऐसे आएंगे जहाँ पे इस नॉर्मल मेथड का नॉलेज आपको बहुत क्विक आंसर देगा, यानी कि रो एचलॉन फॉर्म और इन दोनों की मिलनता से आप ज़्यादा से जल्दी क्वेश्चंस का आंसर फाइंड कर पाएंगे, वो हम देखेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या? देखो बेटा, हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, कोई दिक्कत है क्या मैट्रिक्स में? हम एक ले भी लेते हैं, A1, A2, A3, यहाँ ले लिया B1, B2, B3, C1, C2, C3। तो कुछ विशेष प्रकार के ऑपरेशंस इस मैट्रिक्स में हम लगा सकते हैं, और मज़े की बात ये होती है कि इन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस या एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो हम पढ़ने वाले हैं, इनको लगाने से इस मैट्रिक्स की रैंक चेंज नहीं होती, और रैंक फाइंड करना हमारा मकसद है। तो किसी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड कर रहे हैं हम, और उसे आसान बनाने के लिए कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते उन ऑपरेशन से इसकी रैंक चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हम आपको बोल ही रहे हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशंस यदि आप मैट्रिक्स पे ऑपरेट करते हो तो उसकी रैंक चेंज नहीं होती। क्या क्या ऑपरेशंस हम कर सकते हैं? आप जानते हो कि मैट्रिक्स में दीज आर द कॉलम्स। बिल्कुल सर, ये कॉलम है और ये जो है वो रैंक आपकी रोज है। ठीक है साहब,
तो पहला 3 टाइप के, सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशंस आप इसमें लगा सकते हो। और पहला जो ऑपरेशन है वो है कि आप किन्हीं भी 2 रोज को चेंज कर सकते हो। जैसे नाम नहीं दे रहा हूं मैं, एक काम करता हूं, RI से डिनोट करता हूं और RJ से डिनोट करता हूं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि RI और RJ 2 रोज को चेंज किया जा सकता है एक दूसरे से, यानी कि A1 A2 A3 और B1 B2 B3 को इंटरचेंज कर सकते हो आप, पहला ऑपरेशन। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसका मतलब यह है कि RIJ, कहीं कहीं आपको किसी रेफरेंस बुक में ऐसा भी दिखे तो इसका मतलब क्या है कि I और J को सिर्फ लिखा ऑपरेशन RIJ, इसका मतलब यह है कि I और J को इंटरचेंज किया गया है। ठीक है, दूसरा जो ऑपरेशन है वो ये है कि आप किसी भी रो में एक स्केलर k का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप जैसे RI लिख रहे हैं तो उसमें k का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी रो में जिसमें आप चाहें उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है कुछ बुक्स में कि RI लाइक दिस इज k। तो इसका मतलब है कि उस I रो में k का मल्टीप्लाई हो गया है, किसी स्केलर का मल्टीप्लाई हो गया है। और तीसरा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और डिटरमिनेंट में भी हमने इसको तवज्जो दी थी, और वो ये है कि किसी भी, सपोज आप लिख रहे हो RI में चेंज करना चाहते हो आप, कैसे, k टाइम्स ऑफ RJ को 8 करना चाहते हो, ये I है, ऐसा भी कर सकते हो आप। मतलब ये कि ये रो मान लो A1 A2 A3 में आप ऐसा कर सकते हो कि k टाइम्स b, ये सेकंड रो का मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ करके इसको अपडेट कर सकते हो। तो 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं हमारे पास जिन्हें हम यूज करेंगे। और यदि यकीन मानो, यदि ये 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम यूज कर लें तो हमारी रैंक चेंज नहीं होगी। तो पहले तो लिखें, if we use all 3 elementary operations then our rank will not change। तो यहां लिख लेते हैं, by the use of these elementary operations the rank of a matrix won't change। चलो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। By the use of these elementary operation, rank of a matrix won't change। कितनी खूबसूरत बात है। लेकिन आप किसी भी मैट्रिक्स में ये ऑपरेशन लगाते हो तो डिटरमिनेंट चेंज होगा क्या? हाँ होता है सर, एक मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट लिया लेकिन उसमें 2 रोज को इंटरचेंज कर दिया, तो इसका डिटरमिनेंट उसका डिटरमिनेंट बराबर है क्या? नहीं सर इंटरचेंज जब करते हैं तो डिटरमिनेंट तो चेंज हो जाएगा। तो इस केस में डिटरमिनेंट क्या होगा? चेंज होगा। ओके, किसी भी रो में आप मल्टीप्लाई करके लिख दिए, तो ऐसे कैसे लिख दिए भाई? मल्टीप्लाई करके लिख दिए तो वो तो बाहर कॉमन आ जाएगा। तो बिना मल्टीप्लाई किए हुए और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या डिटरमिनेंट दोनों के सेम है? ना बाबा ना। लेकिन हाँ, ये ऑपरेशन जब हम कर रहे थे कि अंदर ही अंदर इसमें कुछ करके सपोज इसको चेंज करना हो ऐसे, तो डिटरमिनेंट चेंज नहीं हो रहा था। सिर्फ इस लास्ट केस में डिटरमिनेंट चेंज नहीं हो रहा था। इफ यू रिमेंबर, लास्ट केस जब आप यूज कर रहे थे डिटरमिनेंट की वैल्यू वही आ रही थी, लेकिन इसमें डिटरमिनेंट चेंज हो रहा था, इसमें भी डिटरमिनेंट चेंज हो रहा था। लेकिन ये तीनों ऑपरेशन यदि आप परफॉर्म करते हैं तो रैंक चेंज नहीं होगी और हमारा टारगेट पॉइंट जो है दैट इज रैंक ओनली। इतनी छोटी सी बात आपको क्लियर हुई क्या? हुई ना? अब हम रो एचेलॉन फॉर्म को जानेंगे, जिसे ट्रायंगुलर फॉर्म भी कहते हैं जी, टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। पानी पीते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, बहुत ही महत्वपूर्ण रो एचेलॉन फॉर्म, इसे ही बोलते हैं ट्रायंगुलर फॉर्म। बहुत ही महत्वपूर्ण है रैंक निकालने के लिए गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो अभी हमने पहले पढ़ा था वो गेट में निकालने के लिए तो कतई नहीं है, लेकिन यूज करेंगे हम जहां करना होगा। चलिए फिलहाल इस पे आते हैं, ठीक है।
हमने अभी देखा था कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं, उससे रैंक चेंज नहीं होगी। ओके, अच्छा एक और चीज़ बता देते हैं कि आपका मैट्रिक्स इनिशियल मैट्रिक्स ए था और आपने ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के, ऑपरेशंस लगा के नया जो मैट्रिक्स बनाया ना, सपोज यदि ए आर है तो ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट। इसका मतलब है इक्विवेलेंट। ए आर इज इक्विवेलेंट टू ए, ठीक है, इसका मतलब है इक्विवेलेंट, ठीक है। ए आर इज इक्विवेलेंट टू ए हम इसे बोलेंगे। ओके, तो सर आप बोल रहे हो कि रो एचेलॉन फॉर्म, इसमें हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन रो एचेलॉन फॉर्म क्या बोलता है? 2 पॉइंट्स है हमारे पास। सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा हम उसे रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरोस रोज देखनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, और नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ही रैंक के बराबर होगी। कुछ भी समझ में नहीं आया सर? अरे ये तो समझ में आया कि रो एचेलॉन फॉर्म से यदि आप रैंक फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी ये, प्रायोरिटी ये कि आप किसी भी गिवन मैट्रिक्स को रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, और दूसरा कन्वर्ट करने के बाद देखें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज के बराबर ही रैंक होगी। तो अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि सर रो एचेलॉन फॉर्म क्या होता है? चलो रो एचेलॉन फॉर्म में आपको लिखवाता हूं, ठीक है। पहले तो एक यहां पे हम ऐसे ही इन जनरल समझ लेते हैं, फिर लिखते हैं, ठीक। सपोज आपका मैट्रिक्स एक दिया हुआ है, लाइक इन जनरल मान रहा हूं भाई मैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, दिस इज योर मैट्रिक्स A। अब आपको एक बात क्लियर हो गई कि आप इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे। बात क्लियर है ना आपकी? तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसे क्या बोलेंगे जी? सर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। आती बात समझ में? नाउ हमें इसको ऐसे कन्वर्ट करना है कि यदि ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, जो जीरो रोस हैं, इसमें जितनी भी तमाम जीरो रोस हैं, मान लो किसी रो में सब जीरो आ जाए, तो आपको टारगेट ये करना है कि जीरो जो है वो एकदम बॉटम में आए, यानी कि डाउन में आए, नीचे वाली रोज जो होती वो उसमें जीरो आना चाहिए। ये हमारा टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट ये रहेगा कि जैसे यहाँ पे A1 लिखा है, A2 लिखा है, A3, इसके पहला एलिमेंट जो है, इसके आगे कोई जीरो है क्या? नहीं है। और दूसरे में ये जीरो बन जाएगा और ये एज इट इज मान लिया मैंने, या कुछ भी जो भी बनेगा। कहने का मतलब जो मैं लिखवाऊंगा उससे तो आप समझ जाओगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि नॉन जीरो एलिमेंट के आगे जितने भी जीरो हैं, जैसे यहां पे कोई जीरो है क्या? इसके आगे है ही नहीं, और इसके आगे कोई पोजीशन तो खाली है नहीं। नॉन जीरो किसी भी रो के फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट के आगे जितने भी रोज हैं, जितने भी जीरोज हैं, वो अपकमिंग रोज में, यानी कि नेक्स्ट रो में बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। जैसे यहां कोई भी जीरो नहीं है, फिर यहां जीरो आ गया, फिर यहां पे 2 जीरो आ गए, इसको यदि हटा दें तो जीरो बढ़ रहा है ना, और 3 भी है तो जीरो बढ़ रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ, बढ़ते हुए टर्म में जीरो दिखना चाहिए। जैसे कि यदि यहां पे कुछ एलिमेंट ऐसा आ जाए, कुछ भी ले लीजिए B3, सो इसे हम एचेलॉन फॉर्म में नहीं बोलेंगे। मैंने क्या बोला? यदि इसके आगे आपने देख लिया कि ये जीरो है, तो अब अगले वाले में 2 जीरो तो दिखा ही देने चाहिए आपको, तभी आप रो एचेलॉन फॉर्म बोलेंगे। अच्छा, तो कहने का मतलब ये भी हो गया क्या कि सर यदि आप जैसे 1 0 2 3 लिखे हैं, तो यहाँ पे यदि 0 1 2 1 लिखेंगे, यहाँ 0 बढ़ना चाहिए सर, 1 1 लिखेंगे, हाँ जी 0 बढ़ना चाहिए, यहाँ 2 लिखेंगे। यदि ऐसा हो गया, देखो 0 क्या है, यहाँ 1 है, अगले में 2 जीरो हैं, और फिर अगले में 3 जीरो, जीरो बढ़ रहे हैं साहब। बस
इतना कन्वर्ट यदि आप कर दें तो आपका रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले लिख लें, फिर ढेर सारे इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो सारी चीजें मैं क्लियर कर लूंगा। दोनों पॉइंट्स लिख लेता हूं मैं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन RE फॉर्म इफ, पहला पॉइंट, all the zero rows occurs, all the zero rows below non-zero rows, that is all the zero rows should occur bottom of the matrix. ठीक है सर, bottom of the matrix. All the zero rows occurs below non-zero rows. इसका मतलब all the zero row occur at the bottom. यदि जीरो रो आ रही हैं, ये अनिवार्य नहीं है, ऑप्शनल है ये। यदि जीरो रोज आपको दिखाई दे रही तो आप क्या ट्राई कीजिए, वो नीचे हो, सबसे नीचे हो, इन द बॉटम। अब दूसरा पॉइंट जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, और वो है नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो इज लेस देन नंबर ऑफ सच जीरोस इन द नेक्स्ट रो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला? नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो, नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो। यदि ये रो है तो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट के आगे जो जीरो हैं, यदि ये रो है तो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट के आगे जो जीरो है उसकी बात हो रही है। नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो इज लेस देन नंबर ऑफ सच जीरोस इन द नेक्स्ट रो। नेक्स्ट रो में जितने जीरो हैं उससे पहले वाले में कम होने चाहिए। कहने का मतलब ये बढ़ते हुए दिखना चाहिए। यहाँ जीरो है ही नहीं, यहाँ एक जीरो आ गया, उसमें 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो बढ़ते हुए होने चाहिए, ये इसका मतलब है। बस इतनी सी बात आपको समझ में आई क्या? इतनी सी बात आपको समझ में आई? अब कुछ एग्जाम्पल्स देखो, फिर फिट कर लो खोपड़ी में। चलो कुछ फॉर्म्स देखते हैं, हम देखते हैं ये रो एचेलॉन फॉर्म है या नहीं। ठीक है, देखो तो यहां पे कोई नंबर ऑफ जीरो है क्या? नॉन जीरो एलिमेंट के बिफोर जीरो की संख्या जीरो ही है। जैसे ही आगे बढ़े एक जीरो आया, फिर आगे बढ़े 2 जीरो आए, फिर आगे बढ़े 3 जीरो आए, बात खत्म। जीरो जो है वो बढ़ते हुए ऑर्डर में दिखना चाहिए। तो ये रो एचेलॉन फॉर्म में ऑलरेडी है, दिस इज इन द रो एचेलॉन फॉर्म। बोलेंगे यस। आगे आओ, ये देख लिया आपने, फिर ये जीरो बढ़ गई, फिर 2 जीरो हो गई, फिर 3 जीरो हो गई, और फिर 4 जीरो हो गई। वैसे जब भी पहला स्टेटमेंट देखो कि जो भी रोज हो ना, ऑल द जीरोस रो अकर बिलो, तो जीरो रोज तो चलो बिलो आ गई, अब जीरो रोज को कंसिडर ना भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको छोड़ दो, भूल जाओ, है ही नहीं। क्योंकि पहला स्टेटमेंट, यदि कोई भी जीरो रोज है वो बॉटम में डाल दो, बात खत्म है, डाल दिया, अब इनका टेंशन मत लो। अब दूसरा पॉइंट फुलफिल होना चाहिए, जीरो बढ़ते हुए दिखाई देने चाहिए। जीरो है यहाँ पे, 2 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, दैट्स इट, काफी है। ये जीरो जीरो को भूल जाइए। तो ये क्या है? रो एचेलॉन फॉर्म में है ये। ठीक है, अब आगे आते हैं भाई। सर यहाँ पे, ओ भाई यहाँ पे इसके जस्ट जीरो, ये तो रायता ही फैल गया। यहाँ पे 4 जीरो दे दिए उसने, यहाँ पे फिर सिंगल जीरो, और यहाँ जीरो, ये क्या हो गया? ये हमारा रूल फॉलो नहीं हो रहा है इसमें। तो ये रो एचेलॉन डायरेक्ट दिख रहा है, ये रो एचेलॉन फॉर्म है क्या? नहीं, डायरेक्ट नहीं है। हाँ, इसे आप तब्दील कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहला पॉइंट है कि जो भी जीरो रोज हैं वो डाउन में आ जाने चाहिए। यदि ये जीरो रो डाउन में ले आए तो फिर ये जीरो, फिर उसके बाद 2 जीरो, उसके बाद 3 जीरो, तब वो आरी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स टेक टू दिस। ये है जीरो, ये है 2 जीरो, अब 3 जीरो आना चाहिए, लेकिन यहाँ भी 2 है, तो यहाँ भी दिस इज नॉट इन द RE, रो एचेलॉन फॉर्म में ये नहीं है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा और मशक्कत करके इसको 3 जीरो बनाना पड़ेगा, तभी रो एचेलॉन फॉर्म में ये होगा। ठीक है, आगे आते हैं भाई साहब। व्हाट अबाउट दिस? सिंगल जीरो, डबल जीरो, और उसके बाद ये भाई 3 जीरो आने चाहिए, लेकिन नहीं है। सो दिस थिंग इज नॉट इन द रो एचेलॉन फॉर्म। समझ में आई बात? ठीक है, लेट्स कम टू दिस।
सिंगल जीरो, डबल जीरो, दिस इज कंप्लीट इन द आरई फॉर्म। और यदि आप इसे गौर से देखोगे तो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यदि आपके पास है तो वो रो एचलॉन फॉर्म में होगा। ठीक है, अब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आप लिखने जा रहे हो इसी के दौरान कि रो एचलॉन फॉर्म कैसे कन्वर्ट करना है, वो हो गया। अब रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है, दैट इज रैंक। इफ गिवन मैट्रिक्स इज इन RE फॉर्म, इफ लिखेंगे इफ गिवन मैट्रिक्स इन RE फॉर्म मतलब रो एचलॉन फॉर्म, देन रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरोस, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोस, नॉन जीरो, जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरोस रहेंगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोस, उसके बराबर रैंक हो जाएगी। नाउ नॉन जीरो रो किसे कहते हैं? जिस रो में एक भी एलिमेंट, एक भी मतलब सपोज एक रो में 5 एलिमेंट है, 5 में से एक भी यदि नॉन जीरो हो जाएगी तो उसे नॉन जीरो रो बोलेंगे। तो व्हाट इज नॉन जीरो रो, वो लिख लो जरा। नॉन जीरो रो इज अ रो इन विच एटलीस्ट वन एलिमेंट इज नॉट जीरो। नॉन जीरो रो इज अ रो इन विच एटलीस्ट वन एलिमेंट इज नॉन जीरो। ये जीरो रो के टर्म में भी ले सकते थे। कोई रो यदि जीरो रो है इसका मतलब उसके ऑल एलिमेंट्स शुड बी जीरो। ये नॉन जीरो के टर्म में लिख लिया। मान लो जीरो रो के टर्म में यदि आपको लिखना होता तो क्या लिखते? ऑल एलिमेंट शुड बी, बताओ, ऑल एलिमेंट शुड बी जीरो। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें रैंक कितनी है? यस, इसमें आप देख के रैंक बता सकते हैं कि इसकी जो रैंक निकलेगी ना बाबू, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोस। नॉन जीरो रो, क्या ये नॉन जीरो रोस है? यस, ये तो कंप्लीट जीरो रो। तो 3 नॉन जीरो रो है। शर्त ये है कि पहले RE फॉर्म होना, तभी आप ये देख सकते हो। RE फॉर्म में है तो रो इज इक्वल टू 3। व्हाट अबाउट दिस नॉन जीरो रो? देखिए, एक रो, 2, 3, 4, ये दोनों तो है ही नहीं। तो आपको क्या लिखना है? 1, 2, 3, 4, रो इज इक्वल टू 4। कहानी खत्म। ठीक, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रो तो हम देख नहीं सकते, तो रो के लिए हम भी क्रॉस साइन कर देते हैं। रो एचलॉन फॉर्म में होना चाहिए। क्या यहाँ पे रो देख सकते हैं? नहीं देख सकते। रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, हो जाएगा। यहाँ पे इज इट इन? नो। व्हाट अबाउट दिस? यस, रो इज इक्वल टू 1, 2, 3, 3 नॉन जीरो रो से रो इज इक्वल टू 3। अगली क्लास में मिलेंगे और यहीं से बढ़ेंगे। बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहे हैं। बाय बाय।